everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की biology की क्लास में the chapter which we have started, the biotechnology principles and processes, हम कर देंगे आज उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट. ठीक है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर, हमने ये डिस्कस किया कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं. ठीक है, हमने ये देखा था कि बेसिकली हमें करना क्या था, हमें एक एसिड हमारी जो प्रोटीन डिजायर्ड प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लिए हमें ये सारे जो स्टेप्स थे वो फॉलो करने थे. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये माने कि हमें चाहिए बेटा इंसुलिन बनाने वाली प्रोटीन. ठीक है, इंसुलिन बनाने वाली प्रोटीन को जो उसके लिए जीन है हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, जीन का आइसोलेशन करने के बाद मतलब हमें डीएनए तक पहुंचना पड़ेगा. डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है. तो हमने ये डिस्कस किए थे जब हम हमारा टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे कि वी नीड सम एंजाइम्स. ठीक है, उन एंजाइम लाइसिंग एंजाइम की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी जो हमारा सेल है, सेल के न्यूक्लियस से हम हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको आइसोलेट कर लेंगे, मतलब डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे. फिर हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स कर देंगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. उसके बाद हम हमारी डिजायर्ड जीन को सेपरेट कर लेंगे. राइट, सेपरेट करने के बाद हम हमारी जो डिजायर्ड जीन है उसका नंबर इंक्रीज करवाएंगे. ठीक है, किसके अंदर? फिर हम उसको होस्ट के अंदर हमारा जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेगा, डिजायर्ड जीन जो है वो मल्टीप्लाई करेगी. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो इंसुलिन प्रोटीन है, व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें जरा सी जो वेसल के अंदर जो हमने लैब के अंदर काम किया, क्या उतनी सी इंसुलिन या जो भी हम प्रोटीन बना रहे हैं, जो भी हमारी डिजायर्ड प्रोटीन है, क्या उससे हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एक बहुत ही लार्ज लेवल पर हमारी जो डिजायर्ड प्रोटीन्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमें क्या चाहिए, उनका प्रोडक्शन चाहिए. ठीक है, तो आज की इस जो डिस्कशन है, टुडे इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा एप्लीकेशंस, हम कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं इन अवर मॉडर्न लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, इसका मतलब आज हम ये देखेंगे कि हमारी जो डिजायर्ड जो जीन प्रोडक्ट है उसको हम कैसे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करें और कैसे हम उसको मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाते हैं. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोरिएक्टर्स and the downstreaming process, the last step of this technology. ठीक है, बट एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें अपने आप को जोड़ना कैसे है. जैसे कि आप अब सब जानते हैं हमें क्या करना है बेटा, इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए सिंपल सी बात है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाके इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद फोन नंबर एंटर कर देंगे, न्यू जो बच्चे न्यू नए जुड़ रहे हैं मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद we will create our new account, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे और उसके बाद आपके सामने कोड आएगा, कोड से वेरीफाई कर देंगे अपना फोन नंबर. और इन सब कोर्सेज में से आपके लिए कौन सा कोर्स है बेटा, यू विल सिलेक्ट दिस कोर्स. ठीक है, साइंस, दैट इज वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर 11th. यहाँ पे बेटा बायोलॉजी होना चाहिए वैसे तो, पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा तो आप साइंस के कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, ओके. अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो जैसे ही आप इस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे आपकी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, 12th क्लास सिलेक्ट हो जाएगी. राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए जो आपको चाहिए, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे आप नीट के लिए कर रहे हैं, उनका जो पूरा का पूरा परचेज अमाउंट वैसे तो 8,999 रुपीज़ है. बट आप क्या करेंगे, आप अगर इस अमाउंट को पे नहीं करना चाहते हैं तो फ्री इजीली कूपन कोड को कर देंगे एंटर, और जैसे ही आप ये कूपन कोड एंटर करेंगे पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, तो इसी के साथ ही चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की डिस्कशन. और आज की डिस्कशन का टॉपिक तो हमारा वही चल रहा है. हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इसके अंदर हम प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं. प्रोसेसेस में हम जो सारे स्टेप्स थे एक बार जल्दी से उनको रिवाइज करते हैं और ये देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर को कैसे फिनिश कर देंगे. ठीक है, देखो
व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, अब आप रिकॉम्बिनेंट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या होता है, जो एक मान लो ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर नेचुरल प्रोटीन्स बनाने वाली जो जीन्स हैं, ठीक है, अगर हम उन जीन्स को किसी भी तरह से मॉडिफाई करके एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दें तो उसको बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट। मतलब जीन्स को अगर हम नई कुछ कॉम्बिनेशन करके कुछ यूनिक बना दे, कुछ नया बना दे, तो दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से वाली बात पता है। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम बेटा हमने क्या किया था, हमने आइसोलेट किया किसको, डीएनए को। कहां से आइसोलेट करेंगे, उस सेल से जिस सेल के पास हमारी डिजायर्ड जीन को बनाने की कैपेबिलिटी है। इसके लिए हमने क्या यूज किया था, इसके लिए हमने यूज किए थे बेटा लाइसिंग एंजाइम्स, ठीक है। बहुत अच्छे से आप समझते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार पिछली वीडियोस को जाकर देख लेंगे ताकि ये सारे के सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डीएनए तक पहुंच गए, आइसोलेट कर लिया, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद, अच्छा आइसोलेट कैसे किया था, चिल्ड इथेनॉल भी यूज़ किया था हमने इल्यूशन के प्रोसेस से आइसोलेट कर लिया था डीएनए को। और अब उस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है हमारी डिजायर्ड जीन, ठीक है। और आप क्या करेंगे, अब फ्रेगमेंट्स करने पड़ेंगे आपको डीएनए के, ठीक है। फ्रेगमेंट्स करने के लिए क्या यूज करेंगे आप, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ हमने किसका यूज किया था, हमने चिल्ड इथेनॉल का यूज किया था टू सेपरेट आवर डीएनए, राइट। अब आपके पास आ गए बेटा डीएनए के फ्रैगमेंट्स आ गए, ठीक है। अब इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स में आपका डिजायर्ड फ्रैगमेंट भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और आइसोलेट करेंगे हमारे डिजायर्ड फ्रैगमेंट को। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आपके पास आ गई है आपकी डिजायर्ड वाली जीन। अब इतनी सी जो जीन का जो छोटा साइज है वो हमें मतलब हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें उसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट का। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो बिलियन टाइम्स आपकी जो डिजायर्ड जीन है उसका नंबर बढ़ा देगी, ठीक है, नंबर बढ़ा देगी। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी डिजायर्ड जीन आ गई है उसको आपको लाइगेट करना है विद वेक्टर। वेक्टर कौन होगा बेटा, जो हमारी डिजायर्ड जीन को होस्ट के अंदर ले जाए मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो यहाँ हम एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ हम यूज कर सकते हैं विच एंजाइम, लाइगेज, ठीक है। फिर क्या करोगे, डीएनए को जो वेक्टर के साथ डीएनए को ट्रांसफर कर दोगे होस्ट के अंदर। उसके लिए हमने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे पहले, ठीक है। बहुत सारे हमने मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने वेक्टर लेस मेथड्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन जो एनिमल्स के केस में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपकी जो डिजायर्ड जीन है उसका ट्रांसफर हो जाएगा होस्ट के अंदर। ओके, अब हमारे बच गए हैं बेटा ये वाले दो स्टेप्स। जो आपकी डिजायर्ड जीन है होस्ट के अंदर नो डाउट मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेगी तो अब क्या मैं उस डिजायर्ड जीन को या डिजायर्ड जो भी प्रोडक्ट बना उस जीन के एक्सप्रेशन से उस डिजायर्ड प्रोटीन को निकालूं और मार्केट में भेज दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि इतने से मतलब थोड़े से चीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेटा एक लार्ज स्केल पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो, ताकि हम उसकी मार्केटिंग कर सके, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो कोरोना वैक्सीन बनने का प्रोसेस क्या हुआ होगा, ऐसा ही कुछ प्रोसेस रहा होगा। तो कोरोना वैक्सीन एक वैक्सीन से तो काम नहीं चला होगा, हमें वो वैक्सीन बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करनी पड़ी ताकि हम सबको इम्यूनाइजेशन दे सके, ठीक है। तो वो ऐसा ही प्रोसेस था। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हमें जो होस्ट सेल है उस होस्ट सेल के अंदर हमारी क्या है, डिजायर्ड जीन है। उस डिजायर्ड जीन से हमें मिलेगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब उस डिजायर्ड प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, सॉरी उस होस्ट सेल को हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। माइंड इट दिस वर्ड, दैट इज एट लार्ज स्केल। सिंपल एक पैट्री डिश के अंदर कल्चर नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कि बस लैब में हमने काम कर लिया। दैट वाज एट अ स्मॉल स्केल, जो हमने लैब के अंदर किया ये देखने के लिए कि जो हमारा प्रोसेस है वो हम कितने सक्सेसफुल हुए, ठीक है। सारे स्टेप्स करते करते हम आ गए यहाँ पर। अब
क्या करेंगे, कल्चर करेंगे होस्ट सेल को, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाएंगे हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट का, और उसके बाद हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा एक्सट्रैक्ट कैसे करें डिजायर्ड प्रोडक्ट को। एक्सट्रैक्शन करने के बाद, पैकेजिंग करने के बाद, कोई भी जब वैक्सीन या मेडिसिन मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाई जाती है, उसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, पैकेजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, तब वो आपके पास पहुंचती है, ना कि बस सीधा प्रोडक्ट निकाला और दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो बस लास्ट टॉपिक है आज का हमारा इस क्लास का। तो एनसीईआरटी की लाइन से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखो, जब आप एक पीस ऑफ एलियन डीएनए को, एलियन मतलब फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। वेक्टर कौन सा बेटा, क्लोनिंग वेक्टर, जो हमारे इसकी डिजायर्ड एलियन डीएनए की क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनवाएगा, राइट। और ट्रांसफर कर देते हैं इनटू अ बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनिमल सेल, इट कैन बी बैक्टीरियल सेल, इट कैन बी प्लांट सेल। वेक्टर एलियन डीएनए को कहाँ ले गया, होस्ट के अंदर। तो जो एलियन डीएनए है वो क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लेगा। अब तो हमें पता है पूरा प्रोसेस, राइट। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, जो मतलब हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें हमारी डिजायरेबल प्रोटीन मिल जाए। क्या किस लिए हमारा एम क्या है, ताकि हम एक डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकें। तो हमें नीड है रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए हमने बनाया है उसका हम एक्सप्रेशन करवाएं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज व्हाट, इट्स अ जीन। जीन जब एक्सप्रेस करेगी तो क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन के बाद हमें मिलेगी प्रोटीन। जो फॉरेन जीन है वो एक्सप्रेस हो सकती है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। ऐसा नहीं कि आपने बस बाहर रख दी और अपने आप एक्सप्रेस कर देगी, बोलेगी मैंने एक्सप्रेस कर दी और मैंने प्रोटीन बना दी, ऐसा नहीं होगा। वी नीड सम कंडीशंस, एप्रोप्रिएट कंडीशंस। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल क्या मतलब इट इन्वॉल्व्स मैनी टेक्निकल डिटेल्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि जो प्रोसेस, जो हमने स्टेप्स पढ़े, इतने सिंपल नहीं है कि आपने पढ़े और हो गए। ठीक है, इट्स अ हाईली, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। बहुत बड़ा रिसर्च का भी फील्ड है, नए नए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, राइट। तो काफ़ी सारी टेक्निकल डिटेल्स चाहिए, बट जो बेसिक जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है। हमने क्या किया बेटा, टारगेट जीन ली। ठीक है, टारगेट जीन को हमने हमारी जो वेक्टर है दैट कैन बी प्लास्मिड, उसके साथ अटैच करके हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हमने क्या किया बेटा, इट कैन बी एनिमल सेल में या इंसेक्ट सेल में या यीस्ट के सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में हमने इसको एक्सप्रेस करवाया। ठीक है, एक्सप्रेस करवाने के बाद क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गई, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आ गई। दिस इज व्हाट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या बनी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कहने का ये, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो ई कोलाई का सेल है, मान लो मेरे पास ये एक ई कोलाई का सेल था। ई कोलाई के अंदर, खुद के अंदर सपोज हम इंसुलिन बनवाना चाहते हैं, बट इंसुलिन बनाने वाली जीन ई कोलाई के अंदर नहीं है। हमने क्या किया, इंसुलिन बनाने वाली जीन को एक्सट्रैक्ट किया और ई कोलाई के प्लास्मिड के साथ हमने इसको क्या कर दिया, जोड़कर हमने बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब ये जो प्लास्मिड है, अब हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब इसका कल्चर करवा के हम इसे प्रोटीन निकाल सकते हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, दैट कैन बी इंसुलिन और एनी अदर प्रोटीन। अब क्या होगा, देखो आफ्टर दैट हमें अब क्या करना है, फॉरेन जो जीन प्रोडक्ट है, व्हाट इज दिस, फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, तो आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी हमने क्लोनिंग करवाने के बाद और हमने कंडीशंस को ऑप्टिमाइज कर दिया ताकि टारगेट प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो सके बाय आवर दैट जीन। हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें
ये नहीं है कि हमने बस ये फ्लास्क लिया और फ्लास्क के अंदर हमने क्या किया बेटा, ये सारा प्रोसेस करवा दिया, इतना काम हमारा नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा बेटा इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल। अब एनसीईआरटी पूछती है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? सिंपल सी बात है बेटा, बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए हमें ये सारी प्रोटीन्स, छोटी सी थोड़े से काम नहीं चलेगा हमारा। तो इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट, अब देखो अब एक नई टर्म आई है, हेट्रोलोगस होस्ट और होमोलोगस होस्ट, इट्स कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कैसे? देखो मैंने ये बोला बेटा, ये है इकोलाई का सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इकोलाई, है ना, और एक ये है बेटा हमारा ह्यूमन, ठीक है। तो हमने क्या किया, ह्यूमन के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। इन ह्यूमन कौन बनाता है, पेनक्रियास के सेल्स, है ना, इन ह्यूमन। बट क्या ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, क्या ये जीन ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है? नो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने इस प्रोटीन को बनाने वाली जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसका जो पूरा प्रोसेस है, मान लो इंसुलिन की बात कर रही हूँ, हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं कि कैसे हम इंसुलिन बनाने वाली चेन जो जीन है, कैसे हम उससे इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिलहाल ये समझो। अब देखो यहाँ पर ई कोलाई क्या है बेटा, दैट इज अ हेट्रोलोगस होस्ट। हमने क्या किया, हमने इसके प्लाज्मिड के साथ ये वाली इंसुलिन बनाने वाले जीन को इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया बेटा, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब प्लाज्मिड था इकोलाई का, उसके पास जीन नहीं थी इंसुलिन बनाने वाली। हमने क्या किया, हमने इंसुलिन बनाने वाली जीन को निकाला और उसको लाइगेट कर दिया ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ। तो ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है वो क्या बन गया, वो बन गया बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब ये एक्सप्रेस करके हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। बट ह्यूमन के अंदर ही जीन बन रही है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको बोल देते हैं होमोलोगस होस्ट, और इसको हम बोल देते हैं बेटा हेट्रोलोगस होस्ट। दिस इज हेट्रोलोगस होस्ट, दिस इज हेट्रोलोगस होस्ट, ठीक है। तो व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग, एनसीईआरटी यही कह रही है कि प्रोटीन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट। अगर प्रोटीन बनाने वाली जीन जो है वो अपना नंबर मतलब इंक्रीज कर रही है, मान लो एक ऐसे सेल के अंदर जो इस प्रोटीन को नहीं बना रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोलोगस होस्ट। और वो वहां से अब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सी प्रोटीन बनाएगा, इट विल फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है, ये बनाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बट the cells harboring cloned gene of interest may be grown on a small scale in the laboratory में आप सिंपल क्या कर रहे थे, फ्लास्क के अंदर अपनी डिजायर्ड वाली जीन को क्लोनिंग करा रहे थे, ठीक है। अब कल्चर्स में बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन, मतलब अब आपने क्या किया, ई कोलाई को कल्चर करवाओगे आप, क्यों, ई कोलाई के पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगी। तो जैसे ही आप ई कोलाई का कल्चर करवाओगे तो उतनी टाइम जितनी बार ई कोलाई रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, उतनी टाइम आपकी डिजायर्ड जीन भी तो मल्टीप्लाई कर रही है, तो हर जीन एक्सप्रेस करेगी। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक लार्ज स्केल पे हमें मिल सकता है। तो होमोलोगस होस्ट एंड हेट्रोलोगस होस्ट का कंसेप्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे। ह्यूमन के अंदर इंसुलिन जीन बनती है, अगर हम इसी इंसुलिन जीन को यहीं पे अगर हम करवाते हैं प्रोडक्शन, तो दैट इज होमोलोगस। बट अगर हम एक ऐसा होस्ट लेते हैं जिसके खुद के अंदर वो वाली प्रोटीन को बनाने वाली जीन नहीं है, हम वो जीन बाहर से लेकर आए हैं और एक ऐसे होस्ट के प्लाज्मिड के साथ हमने इसको टाई किया, तो हमने इसको एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनेगी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ई कोलाई क्या हुआ बेटा, हेट्रोलोगस होस्ट हुआ, राइट।
ठीक है। तो कल्चर को हम यूज कर सकते हैं डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, प्यूरिफाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इट इंक्लूड्स दैट सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, फिर उसका प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करके, मतलब बहुत सारी जो हमारे पास टेक्निक्स है उससे हम प्यूरिफाई और सेपरेट करने के बाद मार्केटिंग करेंगे किसकी, हमारी डिजायर्ड वाली प्रोटीन की। ठीक है, चलो अब देखो, अब जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट सेल्स है जो, they can also be multiplied in a continuous culture system where in the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other side। देखो एक तो बेटा तरीका होता है, मान लो मेरे पास ये है एक कंटेनर, ठीक है, मैंने इस कंटेनर के अंदर क्या किया, कल्चर करवाया। इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। मैंने पहली बार ही सारा कुछ सामान जो है इसके अंदर कल्चर वेसल के अंदर डाल दिया, और अब इसके अंदर मुझे जो भी सेल्स हैं जिनके पास मेरी डिजायर्ड जीन है, जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उन सेल्स को अगर मैं एक बंद कंटेनर के अंदर, जैसे कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो करवाती हूँ, दैट इज अ क्लोज सिस्टम। बट एनसीईआरटी अब क्या कह रही है, ये जो सेल्स हैं इनका हम नंबर बढ़वा सकते हैं एक ओपन टाइप के वेसल में, जिसके अंदर बेटा हम क्या कर देंगे, एक तरफ हम लगा देंगे इनलेट, जब भी हमें ये लगा देंगे हम आउटलेट। ठीक है, इनलेट के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल, जितना हमें ज़रूरत है हम बाहर से डालते जा रहे हैं, और आउटलेट से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम हुआ बेटा, ओपन सिस्टम, राइट। जैसे एक तो खाना बनता है बेटा आप बंद बर्तन के अंदर, मतलब कुकर के अंदर, मान लो आपने कोई सब्जी बनाई, एक आप बनाते हो बेटा ओपन कढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो कढ़ाई में आप क्या करते हो, सब कुछ ऊपर से डालते रहते हो और बाद में जो सब्जी बन जाती है उसको कढ़ाई में से निकाल लेते हो। बट कुकर के अंदर आप क्या करते हो, सब कुछ आपने एक बारी में डाल दिया, कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। अब जब कुकर की विसल आएगी तब वो क्या होगा, दैट इज अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं बायो रिएक्टर्स की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किसको, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम हम क्रिएट करेंगे, जहां हम क्या करेंगे, यूज्ड मीडियम को हम आउटलेट से ड्रेन कर देंगे फ्रॉम वन साइड, और फ्रेश मीडियम को हम ऐड करते रहेंगे दूसरी साइड से, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, हम क्या करें, हम इसके अंदर कल्चर करवाएंगे। अब तो ओपन सिस्टम, दिस इज ओपन सिस्टम, दिस इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर बेटा क्या होगा, जो ग्रोथ है, जो कल्चर है, दैट विल ग्रो एट एक्सपोनेंशियल रेट, लोग फेज में रहेगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होती रहेगी, बिकॉज हम जितना मटेरियल खत्म होता जा रहा है, जैसे ही हम बाहर से और ऐड करते जा रहे हैं, जैसे से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता जा रहा है, हम इधर से प्रोडक्ट को भी हटाते जा रहे हैं और उधर से हम डालते जा रहे हैं कल्चर सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास। अब ये जो ओपन टाइप का है, अब कढ़ाई के अंदर कितनी भी सब्जी डालते रहो बेटा, है ना, नमक मिर्ची कम लग रहा है तो ऊपर से और डाल दो, राइट। तो इसके अंदर ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, दैट लीड्स टू हायर यील्ड्स ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन। तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसकी हायर यील्ड, मतलब प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ओपन और क्लोज सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमारे सामने ये अंकल जी क्या है, ये पिक्चर, दिस आर बायो रिएक्टर्स। देखो क्या है ये, देखो, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप सोचो कि लैब की फ्लास्क के अंदर हमने तैयार कर लिया, कल्चर सिस्टम हमने जनरेट कर लिया, तो हमारे पास बेटा थोड़ा सा काम आएगा। एक छोटी सी कढ़ाई के अंदर सब्जी बनाओगे तो 4-5 लोगों के लिए जो बननी है वही बनेगी। एक अब बड़े सारे किसी जब हमारे घर में फंक्शन होता है, हम बड़ी बड़ी कढ़ाई के अंदर जो सामान बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम आ सकता है। तो ऐसे ही हमें क्या चाहिए, लार्ज क्वांटिटी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की। ठीक है, ताकि हम उसको मार्केट के अंदर अवेलेबल करा सके उस प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंसुलिन,
इंसुलिन थोड़ी सी बना के बेटा किस किस को दोगे? बहुत सारे आपके डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सभी के पास पहुंच जाए। सभी के पास पहुंचेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंसुलिन, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। चलो अब देखो, लार्ज क्वांटिटी में डेवलप करने के लिए अगर लार्ज क्वांटिटी में खाना बनना है किसी मैरिज या फंक्शन में या कहीं गुरुद्वारे में, लंगर में, वॉटएवर, जहाँ बहुत सारे लोग खाने के लिए आएंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? हम छोटी सी कढ़ाई यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? बड़ा कंटेनर लेंगे, बड़े बर्तन लेंगे। तो इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी अगर आप प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए होंगे? डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स चाहिए हमें, ठीक है, जहां 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर्स तक हम कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर बेसिकली क्या है बेटा? एक वेसल है, एक ऐसे क्या है? वेसल है। देखो, बायोरिएक्टर्स आर बेसिकली वेसल्स। वन सेकेंड। बायोरिएक्टर्स क्या है बेटा? बेसिकली इट्स अ वेसल, ठीक है। अब आपने क्या किया? इस वेसल के अंदर सारा कुछ डाल दो, और हमने क्या बोला? इट इज अ क्लोज्ड है या ओपन, ठीक है। तो एक तरफ हम क्या लगा देंगे बेटा? इस पे इनलेट लगा देंगे, दूसरी तरफ हम क्या लगा देंगे? आउटलेट लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? दिस इज इनलेट लगा दिया, और यहां से हमने क्या लगा दिया बेटा? आउटलेट। तो अब इसके अंदर जो जो चीजें हमें चाहिए, हम सब कुछ इस कंटेनर के अंदर, इस वेसल के अंदर डालते रहेंगे। कितनी कैपेसिटी है इस वेसल की? इस वेसल की कैपेसिटी कितनी है बेटा? 100 से लेके 1000 लीटर्स तक, ठीक है। तो बायोरिएक्टर एक ऐसी वेसल्स है जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स है बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। दही बनाना है जैसे, तो दही बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इनैकुलम मतलब थोड़ा सा 1 चम्मच दही डालेंगे दूध के अंदर, तो पूरा का पूरा दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में। तो अब हम ऐसा ही काम करने जा रहे हैं। दही हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट था, तो हमने उसको थोड़ा सा मतलब बैक्टीरिया को कल्चर ही तो करवा रहे हैं हम जब मिल्क बना रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े स्केल पे। तो हमने क्या किया? हम इंडिविजुअल एंजाइम्स या जो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम इन वेसल्स को यूज कर रहे हैं। माइक्रोबियल प्लांट, सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पे हम करेंगे एंटीसेप्टिक कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। हर तरह से हम एंटीसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करेंगे। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब देखो, ये जो सारे काम है आपको अच्छे से पता है कि हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, सारी कंडीशंस हमें ऑप्टिमम रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस दैट कैन बी, यहाँ पे हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर रखेंगे, ऑप्टिमम पीएच रखेंगे, ऑप्टिमम सबस्ट्रेट होगा, ऑप्टिमम साल्ट्स के कंसंट्रेशन, विटामिन्स, ऑक्सीजन, सब कुछ हमें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम। तो इसके अंदर हम सब सिस्टम लगाएंगे। हमें क्या क्या करना है बेटा? हमें एंटीसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करनी है, हमें सब कुछ ऑप्टिमम रखना है इसके अंदर, राइट। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू, यू कैन हैव एन आइडिया कि कैसे बड़े बड़े जो बायो रिएक्टर्स हैं, ये बड़ी बड़ी लार्ज वेसल्स हैं जिनके अंदर बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ओके, अब देखो, अब जो बायो रिएक्टर्स हैं हमारे पास, दे कैन बी ऑफ, वैसे तो 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोरिएक्टर। देखो, एक तो ये है बेटा सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, देखेंगे इसके अंदर क्या है। दूसरा है बेटा स्पार्जर्ड स्टिर्ड टैंक, ठीक है। देखो, अ स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल। बेसिकली ये क्या है? इट इज अ सिलेंडर, ठीक है। और इसका जो बेस है वो कैसा है? कर्व्ड है। दिस इज स्टिर्ड टैंक। स्टिर्ड का मतलब क्या होता है? हिलाना, है ना। जैसे हम अगर दही से लस्सी बनाएं तो हम क्या करते हैं? मिक्सी के अंदर ऐसे ऐसे उसको, मिक्सी के अंदर या जो मधानी होती है उससे हम पूरा उसको हिला देते हैं ताकि जो भी वाटर, दही सब क्या बन जाए? लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो देखो, तो
विद अ कर्व्ड बेस। बायोरिएक्टर का जो स्टीर्ड बायोरिएक्टर है उसका बेस कैसा होगा बेटा? कर्व्ड होगा, नीचे से कर्व्ड। टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग, कर्व्ड बेस का पर्पस क्या है? क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कर्व्ड बेस? ताकि मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर के अंदर जो भी हमने कंटेंट डाला उनकी जो मिक्सिंग है बहुत अच्छे से हो जाए। स्टीरर क्या करता है? स्टीरर मतलब जो मूवमेंट करने वाला, इवन मिक्सिंग करवा दे और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनी रहे थ्रू आउट द बायो रिएक्टर्स। ठीक है, तो देखो हम एक मिनट इस डायग्राम को देखते हैं, राइट? आई होप इट्स विजिबल। इसके अंदर बेटा देखो क्या है, यहाँ हमने लगा दी है ये मोटर। ठीक है, एक सेकेंड। हमने क्या किया, स्टीर्ड बायोरिएक्टर के अंदर सबसे पहली चीज ये देखो, इट इज अ लार्ज वेसल और इसका जो बेस है वो कैसा है? कर्व्ड है। कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 100 लीटर्स लेके 1000 लीटर्स तक की। हमने इसके ऊपर लगा दी एक मोटर और मोटर के साथ ये अटैच है बेटा एक शैफ्ट। ठीक है, इस शैफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं ब्लेड्स। शैफ्ट के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ब्लेड्स। ठीक है, तो नीचे वाले जो ब्लेड होते हैं थोड़ा सा छोटे साइज के, ऊपर वाले ब्लेड थोड़ा सा बड़े साइज के होते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मोटर घूमेगी, जैसे ही मोटर घूमेगी तो ये ब्लेड्स की मूवमेंट से, सेम वैसे ही जैसे आपके घर में मिक्सी आपने देखी होगी, मिक्सी में कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं नीचे की तरफ, और जब आप उसको मोटर की हेल्प से मूव करते हैं तो पूरी जो मिक्सी का जो जार होता है, जार के अंदर जो ब्लेड्स लगे हैं, जब वो घूमेगा तो पूरा का पूरा जो भी आप उसके अंदर सामान डाल रहे हो, अगर दही की लस्सी बना रहे हो तो दूध डाला, पानी डाला, दही डाला, सब कुछ इवन मिक्स हो जाएगा, मतलब इक्वल सी मिक्सिंग हो जाएगी। तो हमने क्या बोला, तो ये ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स जैसे ही मूव करेंगे तो सारा कंटेंट जो है उसकी इवन मिक्सिंग हो जाएगी। साथ ही साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। जैसे ही ये जो शैफ्ट है ये मूव करती है तो ऑक्सीजन बनती रहती है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पूरे बायोरिएक्टर के अंदर मेंटेन रहे। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जब आप कोई भी चीज को मूव करोगे तो ऊपर क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ झाग से बन जाते हैं। ठीक है, अब इन जो फोम, झाग मतलब फोम को ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये जो बड़े वाले ब्लेड्स हैं ये क्या काम आते हैं? दे एक्ट एज फोम ब्रेकर। ठीक है, नीचे वाले ब्लेड्स घुमाने में, पूरी अच्छी तरह से स्टीर करने में। अब देखो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है एसिड और बेस पीएच कंट्रोल। हमने क्या बोला? पीएच मेंटेन रखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक साइड में हमने क्या लगा रखा है, पीएच के लिए भी पीएच कंट्रोलर लगा रखा है। और इस तरफ से हम क्या करते हैं बेटा, स्टीम को पास करते रहते हैं। एक स्टीम के लिए इनलेट है ताकि एंटीसेप्टिक कंडीशंस जो है वो मेंटेन रहे। बैक्टीरिया का हमें कल्चर करवाना है ताकि दूसरे कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए। तो ये पूरा कल्चर करेंगे इसके अंदर, यहाँ से हम स्टेराइल एयर पास करेंगे। ओके, दूसरा टैंक है जो हमारे पास, दैट इज नोन एज स्पागर्ट स्टीरर टैंक। इसके अंदर बेटा कुछ नहीं होता है, एक समथिंग, लेट अस मेक इट हियर ओनली, लेट अस मेक इट हियर ओनली। देखो ठीक है, इसके अंदर बेटा सिर्फ क्या होगा, स्पार्जर की बात कर रही हूँ। स्पार्जर के अंदर बेटा क्या होगा, देखो हम ऐसे एक इसके अंदर ऐसे यूं स्पार्जर लगा देंगे और इस स्पार्जर के अंदर क्या होंगे, होल्स होंगे, जिसकी वजह से जैसे ही ये रोटेट करेगा तो एयर बबल्स बनेंगे। जैसे ही ये स्पार्जर रोटेट करेगा एयर बबल्स बनेंगे। बाकी सब कुछ वही है, बस इसके अंदर क्या बेटा, शैफ्ट और मोटर नहीं है। इसके अंदर शैफ्ट और मोटर नहीं है। देखो अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं तो ये वाला जो टैंक है ना, दिस इज, ये जो मैं बना रही हूं अभी, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या, देखो फर्क, सिर्फ फर्क नोटिस करना, यहां हमने क्या किया है, सिंपल एक मोटर के साथ अटैच हमने एक शैफ्ट लगा दिए। ठीक है, शैफ्ट लगा दिए, और एक हमने इसका जो बेस है बेटा वो हमने कर्व्ड रख दिया है। हमने इसका बेस जो है वो क्या रख दिया, कर्व्ड रख दिया। व्हाट वी हैव डन, हमने जो ये वाला बेस है इसका कर्व्ड कर दिया, और इसके साथ हमने क्या किए, कुछ
ब्लेड्स लगा दिए, ठीक है, कुछ ऐसे हमने ब्लेड्स लगा दिए। नीचे वाले ब्लेड्स हमने बोला छोटे साइज के और ऊपर वाले ब्लेड हमने बोले बड़े साइज के। क्यों? ताकि जब नीचे वाला ब्लेड जब रोटेट करेगा तो एक तो इवन मिक्सिंग हो जाएगी, दूसरा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी। यहाँ हम यूज कर रहे हैं बेटा इस शैफ्ट को, इस हम शैफ्ट के थ्रू जो ब्लेड्स है उनको हम यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। बट ये तो हुआ बेटा स्टीरर टैंक, दिस इज स्टीर्ड एंड दिस इज स्पार्जर, दिस इज स्पार्जर। स्पार्जर के अंदर आप इस स्पार्जर को यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप इस स्पार्जर को रोटेट करोगे इसके अंदर क्या निकलेंगे बेटा? एयर बबल्स निकलेंगे। यहाँ से देखो एयर बबल्स निकलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी के इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये देखो यहाँ पे एयर बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। एयर बबल्स एरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए। तो बस इतना ही फर्क है दोनों टैंक्स में, एक के अंदर हम शैफ्ट यूज कर रहे हैं, एक के अंदर हम स्पार्जर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्ज्ड, इसके अंदर एयर बबल स्पार्जर के थ्रू, इसके अंदर शैफ्ट के थ्रू। ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन करने के लिए हमने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। इसके अंदर हमने दोनों टैंक्स के अंदर हमने पीएच कंट्रोलर भी लगाया हुआ है, हमने टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगाया हुआ है। बाहर हमने एक कवरिंग दे रखी है ताकि उसमें से हम क्या कर सके, हॉट वाटर का भी हम सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम है हम ठंडा पानी भी यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हम इसके चारों तरफ या इस तरफ है ना पूरी कवरिंग है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम कोल्ड वाटर को सर्कुलेट करवा देंगे, बट अगर टेम्परेचर कम है तो हम हॉट वाटर को सर्कुलेट करवा सकते हैं। दैट मीन्स टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम मेंटेन करेंगे, पीएच की रिक्वायरमेंट हम मेंटेन करेंगे। और तो एक बायोरिएक्टर के पास देखो क्या क्या है, सिंपल। सबसे पहला एक है बेटा एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर मतलब शेक करना, शेक करने वाला सिस्टम। क्या है? शैफ्ट है या स्पार्जर है। दूसरा है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। क्या है? ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ताकि एयर बबल्स बनते रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। तीसरा क्या है? जब ये मूवमेंट होगा तो माइट बी फोम जनरेट हो, झाग जनरेट हो, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को इंटरप्ट कर सकता है। तो हमें उस फोम को हटाने के लिए भी हमने यहाँ पे देखो ब्लेड्स लगा रखे हैं, जिसको हमने बोला फोम ब्रेकर। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम रखेंगे। पीएच कंट्रोल करेंगे, अगर बेसिक हो जाएगा ज़्यादा तो हम एसिड मिला देंगे, ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो हम बेस मिला देंगे। मतलब हमें अपने कंट्रोल में रखनी है सारी चीज़ें। और सैम्पलिंग पोर्ट्स सो दैट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द कल्चर कैन बी ड्रॉन पीरियोडिकली। और नीचे की तरफ हम एक आउटलेट भी लगाएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा हम जो कल्चर है उसको हम हटाते भी रहें, मतलब निकालते भी रहें, राइट। तो ये हुए बेटा हमारे पास बायोरिएक्टर्स। अब आपने क्या किया, बायोरिएक्टर्स के अंदर जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको आपने निकाल लिया, ठीक है, प्रोडक्शन आपने कर लिया लार्ज स्केल पर कल्चर सिस्टम से, ठीक है। अब क्या करें? अब क्या हम इसको डायरेक्ट मार्केट में भेज दें? नहीं। अब हमें क्या चाहिए? वी विल डिस्कस अबाउट द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। बायोसिंथेटिक स्टेज मतलब प्रोडक्ट को बनाने वाली स्टेज को कंप्लीट करने के बाद द प्रोडक्ट को बहुत सारी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से निकलना पड़ेगा बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और उन सारे प्रोसेसेस को, उन सारे स्टेप्स को बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, ठीक है। द प्रोसेस क्या क्या आएगा बेटा इसके अंदर? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सेपरेट करना है प्रोडक्ट को और प्यूरिफाई करना है, which are collectively referred to as downstreaming process. It was a PYQ in NEET exam कि what is downstreaming process. downstreaming process में अब आप क्या कर दोगे? सेपरेट करना और प्यूरिफाई करना हमारे desired product को, that is known as downstreaming processing. The product has to be formulated with suitable preservatives. आपने तो प्रोडक्ट बना लिया, बट उस प्रोडक्ट को अगर आपको मार्केट के अंदर भेजना है तो आपको कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। Such formulation has to undergo through clinical trials. कोरोना वैक्सीन
मार्केट में आने से पहले बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे, क्या ये सक्सेसफुल है कि हम इसको ह्यूमंस के ऊपर यूज़ कर सके। तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मार्केट के अंदर लाया जाता है। एज इन केस ऑफ ड्रग्स, कोई भी दवाई बिना सोचे समझे नहीं दे सकते हम ह्यूमंस को, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उनके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है हर प्रोडक्ट के लिए। द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि किस तरह का प्रोडक्ट है। देखो व्हाट इज, अच्छा अगर ये डाउनस्ट्रीमिंग है तो अपस्ट्रीमिंग क्या होगी बेटा, इससे पहले के जितने भी स्टेप्स हैं, इस कल्चर इसको एक्सट्रैक्शन से पहले के ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे, ये अपस्ट्रीमिंग हो जाएगी। कल्चर करने के बाद जब हम डिज़ायर प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एक्सट्रैक्शन और उसकी जो पैकेजिंग, सारे जो सेपरेट और प्यूरिफाई करना, वो सारे अगर डाउन स्ट्रीमिंग है तो उससे पहले वाले क्या है, वो सारे अप स्ट्रीमिंग है, ठीक है, वो सारे अप स्ट्रीमिंग है। तो देखो क्या होता है अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस में, क्या हुआ, सेल का नंबर, टाइम और पूरा जो टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट सब कुछ करके बायोरिएक्टर के अंदर हमने क्या किया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बना लिया, ठीक है, उसको हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हम उसको इस पूरे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से पास करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस के एनालिटिक्स चेक होते हैं, मतलब सेफ्टी के लिए सही है ह्यूमन बींग्स की, यस, एफिशिएंट है, यस, रिकवरी है, कॉस्ट है, सब कुछ करने के बाद मतलब दैट इज क्वालिटी कंट्रोल होने के बाद हमारे पास आता है फाइनल प्रोडक्ट। अब उस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है। तो वो वेरी करता है बेटा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात, हमने क्या किया, हमने डिज़ायर्ड जो जीन को आइसोलेट करके हमने हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ले लिया लार्ज स्केल पर, और उसकी हमने पैकेजिंग करवाकर क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद सेपरेट और प्यूरिफाई करने के बाद हमने अब उसको मार्केट में लाने के लिए, यूज़ में आने के लिए हमने रेडी कर दिया। और इसी के साथ ही हमारा ये जो सारे स्टेप्स थे RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के, वो हमने कर दिए हैं आज फिनिश। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बट फिलहाल कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज? क्या चाहते हैं हम, क्यों हमने इतने सारे काम किए? सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए था बेटा, हमें हमारे डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए थी, हमें हमारी डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू एक्सप्रेस आर डिजायरेबल प्रोटीन, दैट इज बी, राइट, ओके। देन आ जाओ, why is there a need for large scale production of recombinant proteins? क्यों हम large scale पे जो production है वो करवाना चाहते हैं? क्योंकि population बहुत बड़ी है यार, जनता बहुत बड़ी है, जनता को बहुत सारे लोगों को चाहिए, large scale में चाहिए, ठीक है। तो large scale production ensure the survival of the host cells, no. Large scale production prevents contamination, no. उसके लिए septic conditions देंगे। Small volume cultures yield appreciable quantities, no. Large biomass leads to higher yields of the desired protein, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। चलो, क्या होता है बेटा बायोरिएक्टर? एक ऐसी वेसल जिसके अंदर हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, नो। A system used for extracting the desired protein from the host cell, right? A vessel where raw material, अच्छा host cell से नहीं हम कर रहे हैं, biologically converted into products using vessel where raw materials are biologically converted into products जो हमें चाहिए, ठीक है, using cells. तो that means C हो जाएगा। A vessel for culturing no, दैट इज ऑल नॉट वेसल। बेसिकली पर्पज़ क्या है बेटा, हमें बायोलॉजिकली हमें कन्वर्ट करना है रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बायोरिएक्टर?
एजिटेटर सिस्टम चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम चाहिए? यस। क्लिनिकल ट्रायल सिस्टम होता है क्या बायोरिएक्टर्स के अंदर? नहीं, क्लिनिकल ट्रायल से बेटा बाद में करेंगे जब प्रोडक्ट बन जाएगा। यस, पीएच कंट्रोल सिस्टम हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, क्लिनिकल ट्रायल सिस्टम बायोरिएक्टर्स के अंदर नहीं होता है। व्हाट इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस? बता दो जल्दी से। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फॉरेन जीन फ्रॉम द होस्ट सेल। The process of inducing the expression of a recombinant protein, the process of conducting clinical trials on recombinant proteins, the process of separation and purification, not only clinical trials। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। The process of separation, हमने दो बातें की डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में, हम कर रहे हैं सेपरेशन, हम कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर फाइनल प्रोडक्ट का। तो with this we have completed with our chapter कौन सा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और इसके बाद हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड की बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी एप्लीकेशंस कि आज हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, सो नाउ इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।